हेलो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के जो है फिजिक्स के इस नए क्लास में जो है तहे दिल से जो है स्वागत करते हैं। और हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे। गुरुत्वाकर्षण के जो है थ्योरी पोर्शन को जो है हम लोग बहुत अच्छे तरह से जो है समझ लिए हैं, बुझ लिए हैं। उसके बाद जो है आज कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको पेपर में जो है डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन का टाइप जो है हम वन लाइनर किए हैं क्योंकि इसमें जो है ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। इसको जो है आप याद कर लीजिएगा तो जो है डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को जो है मिल सकता है। ठीक है। अब जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में जो है हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले ये जो है रिकॉल कर लेते हैं कि कल के क्लास में जो है हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो कल के क्लास में जो है वो बड़ी जी पढ़े, बड़ी जी पढ़े। फिर जो है हम लोग छोटी जी पढ़े। ठीक है। जी, ये बड़ी जी क्या था? तो ये जो है सार्वत्रिक नियतांक था। किसका? तो ग्रेविटेशन का जो है वो सार्वत्रिक नियतांक था। ये जी क्या था? तो ये जो है आपका त्वरण था। इसका वैल्यू कितना था? तो इसका वैल्यू जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था। अब ये बड़ी जी की बात करें तो इसका वैल्यू कितना था? तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर था। ठीक है। ये क्या था? इसका वैल्यू जो है कभी नहीं बदल रहा था, लेकिन ये त्वरण का वैल्यू जो है वो बदल रहा था। इसके बाद जो है ये बदल रहा था तो इसके लिए जो है दो तीन हम लोग कंडीशन देखे। पहला कंडीशन जो है हम लोग अर्थ और मून के देखे थे। अर्थ का जो जी होता है वो जी होता है, जो मून का जो जी होता है वो अर्थ के जो है 1/6 होता है। ये बात जो है हम लोग पढ़े थे। फिर जो है हम लोग लिफ्ट के बारे में चर्चा किए थे। यदि आप जो है उस क्लास को जो है नहीं देखे तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिए। और यदि आप जो है पिछले क्लास को जो है अच्छी तरह से जो है समझ लेते हैं, बुझ लेते हैं, उसके बाद यदि इस क्लास में आते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और लगभग जो है आपसे जो है 70% से 80% जो है आपको इससे का जो है क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी तरह से जो है हो जाएगा। यदि आप थ्योरी को नहीं देखे हैं तो फिर भी जो है आप कर सकते हैं, रट सकते हैं। लेकिन यदि थ्योरी वाले क्लास को देख लेते हैं तो आपको रटने का कोई आवश्यकता नहीं है, दोबारा पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखिएगा वैसे जो है आपको आंसर जो है दिमाग में आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो है आप जाके थ्योरी पेपर को देख लीजिए, उसके बाद जो है वो थ्योरी वाले जो है लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद जो है इस लेक्चर पे आइए। ठीक है। अब जो है हम लोग आगे की जो है वो कड़ी को जो है बढ़ाते हैं। ठीक है। जैसे कि कल जो है हम लोग स्कैप वेलोसिटी हम लोग पढ़े थे। ठीक है। स्कैप वेलोसिटी पढ़े थे। और आज के क्लास में जो है एक नया वेलोसिटी हम लोग के बारे में पढ़ना है। वो वेलोसिटी क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसे हिंदी में जो है कक्षीय वेग कहते हैं, जिसे हम लोग कक्षीय वेग कहते हैं। जो आपका स्कैप वेलोसिटी था, वो स्कैप वेलोसिटी क्या कहता था कि वे न्यूनतम वेग, वो किसी भी वस्तु को जो है वो न्यूनतम वेग दे जिससे जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को जो है वो पार कर ले और पृथ्वी पर जो है दोबारा लौट के नहीं आए। यही आपका स्कैप वेलोसिटी था। अब जो है कक्षीय वेग क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? देखिए, जब कोई उपग्रह जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जब कोई उपग्रह जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसका पथ जो है वो आपका वृत्तीय होता है। जब कोई उपग्रह जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी को घूमता है, जब कोई उपग्रह जो है वो पृथ्वी को घूमता है तो उसका मार्ग कैसा होता है, उसका पाथ कैसा होता है? तो वृत्तीय होता है, सर्किल के टाइप के होता है। जब कोई उपग्रह जो है वो पृथ्वी को परिक्रमा करता है तो उसका मार्ग जो है आपका वृत्तीय होता है। उसका मार्ग कैसा होता है? वृत्तीय होता है। और इसी वृत्तीय मार्ग को जो है उपग्रह को जो है एक अभिकेंद्री बल की आवश्यकता पड़ता है। जब उपग्रह जो है वो पृथ्वी को जो है वो चक्कर लगाता है तो उसका मार्ग जो है कैसा होता है? वृत्तीय होता है। और इसी वृत्तीय मार्ग के लिए जो है उपग्रह को जो है एक बल की आवश्यकता पड़ता है। वो बल आपका कौन सा बल है? अभिकेंद्री बल। वो बल कैसा है? अभिकेंद्री बल। जब पृथ्वी को जो है उपग्रह चक्कर लगाता है तो उसका पथ कैसा होता है? वृत्तीय होता है। और इसी वृत्तीय मार्ग के लिए, इसी वृत्तीय सर्कुलर पाथ के लिए जो है उपग्रह को जो है एक अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। और इसे ही जो है, इसी वेग को जो है हम लोग कक्षीय वेग कहते हैं। इसी वेग को क्या कहते हैं? कक्षीय वेग। फिर यहाँ पे जो है हम लोग को दिमाग में ये उठेगा कि अभिकेंद्री बल जो है इसका आवश्यकता तो है, लेकिन अभिकेंद्री बल जो है कौन प्रदान करेगा? तो ग्रह और उपग्रह के बीच में, ग्रह और उपग्रह के बीच में जो
गुरुत्वाकर्षण बल आएगा वही जो है आपको अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। जब कोई उपग्रह जो है वो पृथ्वी की चक्कर लगा रहता है तो उसका पाथ जो है आपका सर्कुलर होता है और उसी सर्कुलर पाथ के लिए जो है सैटेलाइट को उपग्रह को जो है एक अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होता है, एक अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होता है और इसी वेग को जो है हम लोग कक्षीय वेग कहते हैं। जब कोई उपग्रह जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जब कोई उपग्रह जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी को घूमता है कोई उपग्रह, तो उसका पथ जो है वो वृत्तीय हो जाता है। उसका पथ कैसा हो जाता है? वृत्तीय हो जाता है। और इसी वृत्तीय मार्ग के लिए, इसी वृत्तीय पथ के लिए उपग्रह के जो है ही वृत्तीय पथ के लिए जो है एक अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होता है, एक अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होता है और इसी वेग को जो है हम लोग कक्षीय वेग या ऑर्बिटल वेलोसिटी इंग्लिश में इसी को कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है अभिकेंद्री बल कौन दे रहा है? तो अभिकेंद्री बल जो देखिए, जैसे ग्रह है और उपग्रह है, तो ग्रह और उपग्रह के बीच में जो है एक गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा, तो वही गुरुत्वाकर्षण बल जो है अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, वही गुरुत्वाकर्षण बल जो है अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। हम आपको जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझ में आया होगा। फिर एस्केप वेलोसिटी क्या था? एस्केप वेलोसिटी वे न्यूनतम वेलोसिटी था, वो मिनिमम वेलोसिटी था जिसे किसी भी वस्तु को देने पर जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को जो है पार कर जाता था। क्या कर जाता था? पार कर जाता था। यही आपका एस्केप वेलोसिटी था और यही आपका जो है कक्षीय वेलोसिटी था। अब जो है हम लोग आज की क्लास में जो है शुरुआत करते हैं और यहाँ से जो है हम क्वेश्चन जो है करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि वह आकर्षण बल क्या है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर केंद्रित करती है, केंद्र की ओर खींचती है। वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जो है खींचती है, केंद्र की ओर क्या करती है? खींचती है। हाँ बोलो। हाँ, क्या पता, रुकना बता भाई। तो जैसे हम बताए थे कि मान लीजिए कि दो गो बॉडी है, ये दो गो बॉडी है, तो ये क्या करता है कि ये जो है, ये जो ये बॉडी है जो इसको खींचता है और ये बॉडी जो है इसके खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि जो है इसके बीच में जो है एक आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, एक आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो मान लीजिए कि एक वो जो है ना, एक आपका ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट आपका जो है वो अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट क्या है? आपका अर्थ है। तो क्या करेगा कि अर्थ जो है, अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट भी जो है वो अर्थ को खींचना चाहेगा, लेकिन क्यों नहीं खींचेगा? क्योंकि इसका जो है वेट ज्यादा है, तो ये जो है वो अर्थ की ओर ही खींचा जाएगा। अर्थ का वेट ज्यादा रहने के कारण जो है ये अर्थ के ओर ही खींचा देगा। अच्छा, एक बार बताइए, इस ऑब्जेक्ट और इस अर्थ के बीच में जो है एक आकर्षण बल लगा, वो आकर्षण बल क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो वह आकर्षण बल जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है, वो बल कैसा है भाई? तो वो जो है गुरुत्व बल है या गुरुत्वाकर्षण बल है। फिर जो है गुरुत्व जनित त्वरण का जो है मान कितना होता है? गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होता है? गुरुत्व जनित त्वरण, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? गुरुत्व जनित त्वरण का जो है वो कहने का क्या मतलब हुआ, ये पहले समझिए। गुरुत्व जनित त्वरण का कहने का मतलब हुआ ग्रेविटी। क्या? ग्रेविटी। हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी। गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होता है? ग्रेविटी यानी छोटी जी का कितना मान होता है? तो छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ आंसर जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। गुरुत्व जनित त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्व जनित त्वरण जो है किस पे निर्भर करता है? नहीं करता है। ये जी का जो है वो, ये जी जो है, जी का जो वैल्यू होगा वो किस पर जो है वो निर्भर नहीं करता है। तो एक बात बताइए कि वस्तु के रूप पर इससे जो है कोई लेना देना नहीं है, वस्तु के रूप से जो है वो जी को जो है कोई लेना देना नहीं है। इसके आकार पे, आकार कैसा भी रहे, इससे जो है कोई लेना देना नहीं है। द्रव्यमान पे, द्रव्यमान से भी जो इसका लेना देना नहीं है, केवल और केवल जो है इसको जो है वो वेट से लेना देना है। यदि
वेट बढ़ेगा तो जो है वो जी भी बढ़ेगा, यदि वेट घटेगा तो जी भी क्या होगा, घटेगा। ये बात ध्यान रखना है कि जो जी का वैल्यू होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो केवल जो है आपका वेट पर जो है वो डिपेंड करता है, ना तो वस्तु के रूप पर, ना आकार पे, ना द्रव्यमान पे जो है वो अति करता है, केवल और केवल जो है डिपेंड रहता है किस पे, वेट पे रहता है। यदि वेट बढ़ेगा तो जो है जी का वैल्यू भी बढ़ेगा, यदि जी का वैल्यू घटेगा तो वेट का वैल्यू जो है बढ़ेगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान का पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए जो है आपका पृथ्वी की सतह है, आप जी के मान को, कोई ऑब्जेक्ट है वो सतह से ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो उस कंडीशन में जो है जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात आपको हम बता दें कि जो पृथ्वी के सतह होता है, पृथ्वी के सतह होता है, इस सतह पे जो है वो जी का वैल्यू जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कितना होता है, मैक्सिमम होता है। जो पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी का सतह पे जो है जी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जब पृथ्वी के सतह से जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है चाहे तो ऊपर की ओर जाता है, चाहे तो जो है वो नीचे की ओर आता है, चाहे तो जो है ऊपर की ओर जाए और चाहे जो है वो नीचे की ओर जाए, तो उस स्थिति में जो है वो जी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करता है। उसी स्थिति में क्या होता है, जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के सतह पे जो है वो जी का वैल्यू क्या होता है, तो मैक्सिमम होता है। और जब जी जो है वो पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाता है, पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में क्या होता है कि जी जो है वो डिक्रीज करता है। जी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये जो है वो जी का वैल्यू जो है वो कमता है, जी का वैल्यू क्या होता है, कमता है। ठीक है, यहां तक आपको जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, कौन सा बल के कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्व जनित त्वरण किस पे निर्भर करता है, केवल और केवल जो है वेग पे जो है वो निर्भर करता है, वस्तु के रूप, आकार और द्रव्यमान पे निर्भर कभी नहीं करता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का वैल्यू का पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जी का वैल्यू पे जो है वो मान घटता है, क्योंकि क्या होता है कि पृथ्वी के सतह पे जो है जी का वैल्यू जो है मैक्सिमम होता है। अब जब पृथ्वी से ऊपर ले जाते हैं किसी वस्तु को या नीचे ले जाते हैं, तो उस स्थिति में जो है जी का वैल्यू जो है डिक्रीज करता है, घटता है। फिर जो है अगला क्वेश्चन क्या है कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है। जी का मान जो है सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जी का मान जो है उस पोल पे जो है सबसे अधिक होता है। जी का मान जो है वो पोल पे जो है सबसे अधिक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि क्या बताए थे कि ये जो है आपका पृथ्वी है, ये आपका जो है ये हो जाएगा नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ये जो है आपका साउथ पोल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, बीच वाला क्या हो जाएगा, तो ये बीच वाला जो है आपका इक्वेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा। तो आपको क्या बताए थे कि जो एनपी या एसपी की बात करें या पोल की बात करें, तो पोल पे जो है वो जी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब जी का वैल्यू जो है वो मिनिमम कहाँ होता है, तो जी का वैल्यू जो है वो मिनिमम जो है आपका इक्वेटर पे होता है। अब एक बात बताइए कि जी का वैल्यू जो है वो जीरो कहाँ होता है, तो पृथ्वी के जो है केंद्र पे जो है वो जी का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। समझे, तो जी का वैल्यू मैक्सिमम जो है आपका पोल पे होता है, और जो है जी का वैल्यू जो है मिनिमम जो है इक्वेटर के पास होता है, और जी का वैल्यू जो है वो पृथ्वी के जो है वो सेंटर पे होता है। ये बात जो है आपको ध्यान रखना है, ये बात जो है आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यदि इक्वेटर से, यदि एक बात और इसमें ध्यान रखिए, यदि इक्वेटर से जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है पोल के पास जाता है, या पोल से जो है कोई वस्तु जो है इक्वेटर के पास जाता है, तो इस स्थिति में जो है वो जी का मान जो है क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए इक्वेटर से जो है पोल के पास जाने पर जो है वो वेट का वैल्यू जो है बढ़ेगा, तो ये चलते जो है वो जी का वैल्यू भी जो है क्या होगा, बढ़ेगा। पोल से इक्वेटर के पास आने पे जो है वेट का वैल्यू जो है घटेगा, तो जी का वैल्यू भी क्या होगा, घटेगा। ये बात ध्यान रखना है। यदि इक्वेटर से जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है पोल के पास जाता है, तो उस स्थिति में जो है वो वेट बढ़ेगा, तो आपका जो है वो जी का वैल्यू भी बढ़ेगा। और यदि पोल से जो है इक्वेटर के पास आता है तो वेट कम होगा, और जो है वेट कम होगा तो जी का वैल्यू भी जो है कम होगा। फिर यही क्वेश्चन है, जी का मान सबसे कम हो कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पे। जी का मान जो है सबसे कम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पे।
पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब पृथ्वी का जो है घूर्णन गति जो है वो बढ़ेगा, घूर्णन गति जो है वो बढ़ेगा, घूर्णन गति जो है वो बढ़ेगा, तो उस स्थिति में जो है जी का वैल्यू भी जो है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब पृथ्वी का जो है वो घूर्णन गति जो है वो बढ़ेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। जब पृथ्वी के जो है घूर्णन गति बढ़ जाता है तो जी का वैल्यू जो है कम हो जाएगा। ये रिलेशन को जो है आपको याद रखना है। देखिए इसमें जो है जितना भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है हम लिए हुए हैं, ये क्वेश्चन जो है सब इंपोर्टेंट है और इसमें से जो है लगभग जो है 40 से 45% जो है क्वेश्चन जो है आपको पी बाई क्यू में भी मिल जाएगा और आगे वाले एग्जाम में जो है आने का भी जो है वो संभावना बनता है। आपको बहुत अच्छी तरह से जो है इसको प्रिपेयर करके जाना है। यदि हम जितना बोल रहे हैं इस चैप्टर में उतना कर लेते हैं तो आपसे जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ध्यान में क्या रखना है कि घूर्णन गति यदि बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ग्रेविटी का मान जो है वो कम जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या पड़ता है, ये क्या होता है? ठीक है, इसको जो है देख लेते हैं। यहाँ पे लगता है कुछ जो है टाइपिंग मिस्टेक है, आगे की ओर देखते हैं। यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से जो है 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे, यानी कहने का मतलब यह है कि यदि पृथ्वी जो है अपना वर्तमान कोणीय चाल, जो कोणीय चाल से जो है चल रहा है तो उसको जो है 17 गुनी अधिक घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर रखी वस्तु का भार कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना है कि यदि कोई पृथ्वी जो है अपना वर्तमान कोणीय चाल से जो है 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो इक्वेटर पर जो वस्तु रहेगा उसका भार जो है वो शून्य हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन जो है आपको कभी भी नहीं पूछेगा, इसका लेवल जो है थोड़ा सा जो है ऊपर है, तो इस क्वेश्चन को जो है उतना ध्यान नहीं रखना है, लेकिन याद कर लेना है। ठीक है, हो सकता है जो पूछ सकता है, लेकिन वो जो है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आप देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिन का भार कैसे प्रतीत होता है। जैसे हम बताए थे आपको तीन कंडीशन बताए थे, तीन कंडीशन बताए थे लिफ्ट के लिए। लिफ्ट के लिए कितना कंडीशन बताए थे? तीन कंडीशन बताए थे। एक कंडीशन ऐसा बताए थे जिसमें जो है लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रहा था। एक कंडीशन ऐसा बताए थे कि जो है वो लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रहा था। एक कंडीशन ऐसा बताए थे कि लिफ्ट जो है वो नीचे की ओर आ रहा था। और एक कंडीशन ऐसा बताए थे कि वो जो है वो फॉल कंडीशन में है, यानी कि मान लीजिए कि लिफ्ट का जो है वो डोरी टूट गया है। तो यदि जो है वो लिफ्ट जो है ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यदि लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जो है बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके अंदर जो पिंड रहेगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका वेट भी जो है वो बढ़ा हुआ जो है वो प्रतीत होगा। यदि नीचे की ओर आ रहा है तो उसके अंदर जो आपका वो व्यक्ति रहेगा या पर्सन रहेगा या कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, पिंड रहेगा, तो उसका वेट जो है वो कमा हुआ जो है वो प्रतीत होगा। और यदि फॉल कंडीशन में रहेगा तो इस स्थिति में जो है वो वस्तु का जो है वो वेट जो है वो शून्य जो है भारहीनता का जो है अनुभव कराएगा, भारहीनता का जो है वो अनुभव कराएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट स्थित पिंड पर भार कैसा प्रतीत होगा? ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है तो वेट भी जो है क्या होगा? बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। फिर देखिए जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो वेट इसमें कैसा हो जाएगा? तो वेट जो है आपको घटा हुआ जो है वो प्रतीत होगा। ठीक है, आप देखिए एक कंडीशन और है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से चाहे तो ऊपर जा रहा है चाहे नीचे आ रहा है, तो जब लिफ्ट में जो है एक समान वेग से जो है ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो उस स्थिति में जो है लिफ्ट में जो पिंड रहेगा उसका भार में जो है वो कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बात ध्यान रखना है कि यदि लिफ्ट जो है एक समान गति से जो है ऊपर या नीचे जो है वो आ रहा होता है, जब पिंड जो है एक समान लिफ्ट जो है जब एक समान गति से जो है चाहे तो ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर आ रहा है तो उस स्थिति में जो है वो पिन जिसके अंदर लिफ्ट के अंदर जो पिन रहेगा उसमें जो है भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, ध्यान से सुनिएगा, यदि नीचे उतरते समय मान लीजिए कोई लिफ्ट है वो नीचे उतर रहा है, उस स्थिति में क्या होता है कि जो लिफ्ट का डोरी रहता है वो टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरते रहता है, फ्री फॉल कंडीशन में हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होगा? अभी हम बताए हैं 0। जब लिफ्ट जो है फ्री फॉल कंडीशन में हो,
फ्री फॉल कंडीशन में हो, तो जब फ्री फॉल कंडीशन में रहेगा तो जो है भारहीनता का अनुभव कराएगा। ये चलते इसका जो है वो वेट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? ग्रहों की गति के संबंधित जो है वो कौन वैज्ञानिक जो है नियम दिए थे? तो केपरल दिए थे। कहा दिए थे? केपरल दिए थे। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा जो है किसका उपग्रह है? तो चंद्रमा जो है आपका पृथ्वी का जो है उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी के जो है उपग्रह है। फिर जो है उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करता है? तो उपग्रह की जो किसी भी उपग्रह का जो कक्षीय चाल है किस पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी से जो है पृथ्वी के जो तल है उससे ऊंचाई पर जो है वो किसी भी उपग्रह का जो है कक्षीय चाल जो है निर्भर करता है कि किसी भी उपग्रह के जो है कक्षीय चाल जो है पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर जो है वो डिपेंड करता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उपग्रह का जो कक्षीय चाल होता है वो जो है आपको द्रव्यमान पर जो है वो जो है वो डिपेंड नहीं करता है। जो आपका ऑर्बिटल ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये भी जो है आपको मास पे जो है डिपेंड नहीं करता है। मास पे जो है डिपेंडेंट नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो भी जो है आपको मास पे जो है कोई डिपेंड नहीं करता है। देखिए ये जो पूरा का पूरा स्लाइड जो है वो बेकार में है। इसमें जो है क्वेश्चन आने का चांस जो है केवल और केवल जो है 10% है। तो ये जो है आप न भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आ जाए। तो आ जाए, हम लोग जो है फाउंडेशन कर रहे हैं तो सबको जो है इंक्लूड करना मेरा जो है कर्तव्य है। तो हम जो है आपको ये पूरा करवाते हैं। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितनी होती है? जैसे कि पृथ्वी तल के निकट जो है कोई उपग्रह जो है चक्कर लगाता है तो उसका कक्षीय चाल कितना होगा? तो कक्षीय चाल कितना होगा? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह, कोई जो है उपग्रह है जो पृथ्वी के तल के जो है अति निकट है, अति नियर है, तो उस कंडीशन में जो है वो कक्षीय चाल कितना हो जाए? तो कक्षीय चाल जो है 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर जो है देखते हैं। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसको क्या कहते हैं? उपग्रह अपनी कक्षा में जो है पृथ्वी का एक चक्कर जितना समय लगाता है उसको क्या कहते हैं? तो परिक्रमण काल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। कोई जो उपग्रह है, उपग्रह जो है पृथ्वी को जो है एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर जो है अपना कक्षा में लगाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो परिक्रमण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। ये बात आपको जो है ध्यान रखना है। उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल किसको कहते हैं? कि पृथ्वी के कोई जो है उपग्रह जो है अपने कक्षा में जो है वो एक चक्कर में जितना समय में लगाता है उसे जो है परिक्रमण काल कहते हैं। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? कोई मान लीजिए कि पृथ्वी के जो है अति निकट वाला जो है कोई उपग्रह है तो उसका परिक्रमण काल कितना है? तो 1 घंटा 24 मिनट है। 1 घंटा 24 मिनट है। फिर देखिएगा यहाँ पे कि पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना है? पृथ्वी के पलायन वेग का जो है मान कितना है? एस्केप वेलोसिटी का जो है वो वैल्यू कितना है? जल्दी से बताइएगा कि एस्केप वेलोसिटी का जो है वो वैल्यू कितना है? तो वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है आपका एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू है। पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो पलायन वेग जो है कक्षीय वेग के जो है √2 गुना होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पलायन वेग है कक्षीय वेग का जो है √2 गुना होता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखना है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 1/6। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये आपका अर्थ है, क्या है? आपका अर्थ है, और ये क्या है? आपका मून है। क्या है? मून है। तो क्या होगा कि जब मान लीजिए कि इसका जो है अर्थ में जो है वो जी का मान जो है वो जी है, और मून पे जो है ग्रेविटी का मान जो है आपका क्या हो जाएगा? तो वो जो है वो जो अर्थ पे जो है ग्रेविटी का मान रहेगा उसका जो है 1/6 हो जाएगा। तो जब जी जो है 1/6 हो जाएगा तो डब्ल्यू क्या होगा? तो डब्ल्यू ही जो है 1/6
हो जाएगा, ठीक है। W भी जो है 1/6 हो जाएगा। तो हम लोग जो है आज इतना क्वेश्चन किए। अब फिर से जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और समझने का जो है वो प्रयास करते हैं, ठीक है। जल्दी से जो है जल्दी जल्दी आप बताइएगा कि पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है कौन सा बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है कैसा बल है? तो ये जो है आकर्षण बल है। फिर जो है जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अथी जो ग्रेविटी है वो जो है वो किस पे निर्भर नहीं करता? तो वस्तु के रूप, आकार और द्रव्यमान पे। किस पे निर्भर करता है? तो वेट पे निर्भर करता है। पृथ्वी की सतह से जो है ऊपर या नीचे जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो जो है वो घट जाएगा। फिर अब हम लोग जानते हैं कि जी का मान जो है सबसे अधिक कहाँ होता है? पोल पे। सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पे। सबसे कम कहाँ होता है? इक्वेटर पे। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ जाता है तो जी का वैल्यू में जो है वो कमी आ जाता है। पृथ्वी की यदि घूर्णन गति जो है वो बढ़ जाता है तो जी का वैल्यू में क्या हो जाता है? कमी आ जाता है। अब जो है जब कोई लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाता है तो उसमें जो पिंड रहेगा उसका भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब जो है लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में जो है स्थित पिंड कैसा उसका जो है वो भार कैसा फील होगा? तो घटते हुए, ठीक है। जब जो है वो लिफ्ट जो है फ्री फॉल कंडीशन में है, जब लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल कंडीशन में है, उस स्थिति में जो है उसके अंदर जो है उसके अंदर जो पिंड रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, वो उसमें जो है भारहीनता का जो है वो सूचित होता है, ठीक है। ग्रहों के गति के नियम कौन दिए? केपरल ने दिए थे, ठीक है, केपरल ने दिए थे। फिर जो है चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का है, पृथ्वी का है। ये बात जो है ध्यान में रखिएगा। उपग्रह जो है पृथ्वी के कोई उपग्रह जो है, उपग्रह जो है कि जितने समय में टक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। फिर अब आगे देखते हैं और समझते हैं कि पृथ्वी के पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। फिर अब हम लोग देखते हैं कि पलायन वेग जो आपका स्पेक्ट वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के जो है कितना गुना होता है? तो √2 गुना होता है। पलायन वेग जो है कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो √2 गुना होता है। चंद्रमा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी तल पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 1/6 होता है। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं और विशेष जो है अगले क्लास में जो है देखेंगे और समझेंगे और एक नई चैप्टर की जो है नई जोश और जुनून के साथ जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक और